हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड की। और इसका स्टॉक जो है बहुत बुरी तरीके से इसकी पिटाई हो रही है स्टॉक की। और इसने एक हाई बनाया था स्टॉक ने 833 840 के लेवल्स पे। और उसके बाद में ये स्टॉक गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, काफी ज्यादा इसमें गिरावट हो गई है। लगभग अपने हाई से 38%, अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास इसमें करेक्शन आ चुका है। और अभी भी लगता है कि इसमें और गिरावट होगी। ठीक है, तो गिरावट का क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। मैंने पूरी सी कॉन कॉल स्टडी करी है, क्वार्टर वन का रिजल्ट पूरा मैंने एनालाइज किया है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि स्टॉक आपको क्यों नहीं बेचना चाहिए। और ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो पूरा चार्ट है ये किस तरीके से गिर रहा है मैं आपको वो ऑपरेटर्स गेम भी इसमें दिखाऊंगा। उसके पहले कंपनी का रिजल्ट देख लेते हैं एक बारी। तो इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है आप देखेंगे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर में सेल करी थी 238 करोड़ की करी थी, और इस क्वार्टर में 266 करोड़ की करी है। तो सेल तो ऑफ कोर्स इनकी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में बड़ी है। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, इस जून को कंपेयर करेंगे इस जून के साथ, तो कंपनी ने 66% की ग्रोथ दिखाई है अपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर। तो ग्रोथ तो कंपनी के वॉल्यूम में काफी अच्छी है, इनकी सेल्स बढ़ रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आती है ऑपरेटिंग मार्जिन में। ठीक है, जो ऑपरेटिंग मार्जिन 12% के अंदर लास्ट क्वार्टर में किया था, वो ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे 7% का है। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% हो गया है, मतलब 7% आधा हो गया है। तो ये आधा क्यों हुआ है? इसकी वजह से ही जो इनका प्रॉफिट है ना, यहाँ पे ये काफी कम हो गया, क्योंकि अदरवाइज ये प्रॉफिट लगभग 28-30 करोड़ के आसपास आना चाहिए था। बट प्रॉफिट कम हो गया यहाँ पर। एक रीजन, ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। अब अगर आप इनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे रिजर्व जो है 146 करोड़ के हैं, हेल्दी रिजर्व है कंपनी के पास। बोरिंग्स कंपनी की 7 करोड़ है। कोई भी बोरिंग्स कंपनी पे है नहीं, मतलब 7 करोड़ की बोरिंग कुछ भी नहीं है। शायद शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होंगी इनके ऊपर कोई पे करने के लिए, लीज लाइबिलिटी इनके ऑफिस वगैरह की। ठीक है, तो डेट फ्री कंपनी है ये। कंपनी के फिक्स एसेट्स 13 करोड़ के हैं और इन्वेस्टमेंट 46 करोड़ की है। तो हेल्दी बैलेंस शीट है कंपनी की। और इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो भी काफी हेल्दी है कंपनी का। अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 66% का स्टेक है, एफआई के पास लगभग 12% है, डीआईएस के पास लगभग 9% है, और पब्लिक के पास 13% है। तो जो वीक हैंड्स है उसके पास 13% का स्टेक है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास 87% का स्टेक है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने इतना स्टॉक इसमें क्यों खरीदा है? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो अच्छा हो गई होगा कंपनी के अंदर, पहली बात। ठीक है, वो क्या अच्छा है मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले आप इनका आरओई एंड आरओसी देखो कितना हेल्दी है। आरओसी ऑलमोस्ट 79% का है, आरओई 60% का है। ठीक है, बहुत हेल्दी है। क्यों? क्योंकि काफी एसेट लाइट बिजनेस है, प्रॉपर सर्विस रिलेटेड बिजनेस है। ठीक है, तो इसलिए इनका जो आरओई आरओसी ये काफी हेल्दी है। और 0% शेयर्स जो है कंपनी के प्रमोटर्स ने प्लेज किए हुए हैं, कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ। अब बात करते हैं वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये रिजल्ट खराब आया है, मतलब इनके मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट है। तो ये कंपनी की लेटेस्ट कॉन कॉल है, लेटेस्ट एकदम लेटेस्ट है। आप देखेंगे डेट जो इसमें आ रही होगी वो अगस्त 9 की है। और इस पेज पे कंपनी ने बताया है कि प्रॉब्लम क्या है। तो कंपनी की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है लिबर्ता कलाथ, उन्होंने बताया है कि क्या तीन रीजंस हैं। वो फर्स्ट रीजन यहाँ पर मेंशन्ड है, और पहला रीजन जो है टाइमिंग मिसमैच, एस्केलेशन इन कॉस्ट विद वेंडर्स वर्सेस इंक्रीज इन प्राइस पॉइंट्स विद क्लाइंट्स दैट अकर्स एनुअली। तो उसका क्लियर मीनिंग ये है, जो इनके वेंडर्स हैं उन्होंने अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया है, बट ये अपने क्लाइंट्स के साथ अपनी कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर पाए, मतलब अपनी कॉस्ट को पास ऑन नहीं कर पाए। तो जो वेंडर्स इनके लॉन्च को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन है तो वो अपनी कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे करेंगे, खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज इनका बिजनेस जो है वो लाउंज मैनेजमेंट का है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताता हूँ, ये बेसिकली लाउंज मैनेज करते हैं। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो एयरपोर्ट्स पे जो लाउंज होते हैं, वो वहाँ की सर्विसेज देते हैं। जो कस्टमर्स वहां जाते हैं, जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स होते हैं, वो लोग जाके इन लाउंज को यूज करते हैं। प्लस ये जो गोल्फ एरिया आप देख रहे हैं, गोल्फ कोर्स और ये बार और बाकी की फैसिलिटीज जो ये अपने लाउंजेस में देते हैं अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। तो बेसिकली कस्टमर आता कहाँ से? जो बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करता है वो कस्टमर होता है। तो इनका क्लाइंट कौन हो गया? बैंक, क्योंकि डायरेक्टली जिनको रेवेन्यू आता है वो बैंक से आता है, बैंक इनको पैसा देता है। और उसके बदले में ये उनके कस्टमर्स, मतलब बैंक के कस्टमर्स जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको सर्विसेज देते हैं। और सर्विसेज देता कौन है इनके बिहाफ पर? वो होते हैं ऑपरेटर्स जो लाउंज को मैनेज करते हैं। तो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं बीच में। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है लाउंज का, जो ऑपरेट करता है, उसने अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया। ठीक है, जिससे इनके मार्जिन में इंपैक्ट आया। लेकिन ये अपनी कॉस्ट को बैंक तक ट्रांसफर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक टाइम होता है। क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट जो ऑपरेटर के साथ में रिन्यू हुआ वो हुआ अप्रैल में, और जो बैंक के साथ में रिन्यू होगा वो Q2 के एंड के बाद होगा। तो वो टाइम गैप है बीच में, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का कहना है कि इन्होंने वो इसलिए भी ट्रांसफर नहीं करी है कॉस्ट, बिकॉज इनको वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। तो अभी ये अपने बिजनेस को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ये Q2 के बाद जब टाइम आएगा तब उनसे नेगोशिएट करेंगे, तब ये पास ऑन करेंगे वो कॉस्ट। पहला रीजन ये है, और मेजर रीजन भी यही है।
और सेकंड रीजन जो इन्होंने बताया वो है बेसिकली कॉमन एरिया मेंटेनेंस होती है एक, ठीक है, लाउंज के अंदर एक कॉमन एरिया होता है, वहां पे मेंटेनेंस होती है, उसके अंदर एक कॉस्ट बढ़ गई है, जो कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई है पहले से। मतलब जो कॉस्ट 5 to 8% तक इनको पे करनी पड़ती थी कॉमन एरिया मेंटेनेंस के लिए, वो 15% के आसपास हो गई है। तो वो एक इशू है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो हर साल नहीं आएगी, वो वंस इन अ टाइम आती है, तो इस बार आई है, दोबारा नहीं आएगी, वन ऑफ कॉस्ट है। और जो थर्ड रीजन इन्होंने बताया वो है एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, कुछ इनके एम्प्लॉय के खर्चे हैं जो इनके बढ़ गए हैं। ऑफकोर्स अप्रेजल्स होते हैं, अप्रैल मंथ में इन्होंने अप्रेजल किए हैं, प्लस इन्होंने ईसॉप्स दिए हैं अपने एम्प्लॉयज को। ईसॉप मतलब अपने एम्प्लॉयज को इन्होंने शेयर्स दिए हैं, ठीक है, तो उसको एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान कहते हैं। और ओनरशिप जो है एम्प्लॉय को मिलती है, तो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट हाँ, जिससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये तीन बड़े रीजन है जिसकी वजह से इनके मार्जिन डिप हुआ है। तो क्या आगे जाकर के भी इनके मार्जिन यही रहेंगे? तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है। पहला रीजन, कंपनी ने क्लियरली बताया कि अपनी कॉस्ट को पास ऑन करेंगे, और जो इनके मार्जिन अभी लगभग 15% के आसपास रहे हैं, ठीक है, मैं इनकी कॉन कॉल में आपको लाइंस जो मैंने हाईलाइट करी आपको दिखा दूंगा, कि लगभग 13% 14% के आसपास रहे हैं। इन्होंने बोला है कि 13-14% तो नहीं रहेंगे, लेकिन 11 to 13% के बीच में रहेंगे। मैं कहता हूँ 11 to 13% इज अ डिसेंट नंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट समथिंग ये यहाँ पे कर रहे हैं। अगर 11-12% भी कंपनी आगे करेगी, तो वॉल्यूम ग्रोथ इतना अच्छा है कंपनी का कि ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। पहला रीजन ये है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज की कंपनी ग्रोथ कैसी करेगी, ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि ग्रोथ इनका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मार्जिन इंप्रूव होंगे तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पे माइक सेल है, ये एक इंटरनेशनल कोई कॉलर थे, मैंने कॉल सुनी है इनकी, तो कॉल पे इनकी आवाज में जो ये एक इंटरनेशनल साउंड कर रहे थे, कहीं बाहर के हैं ये, तो इन्होंने पूछा था कि क्या आपकी ग्रोथ कितनी रहने वाली है, लगभग 66% ईयर ग्रोथ आप करेंगे। तो कंपनी ने ये बताया कि इस बार का जो फोरकास्ट है ना इनके रेवेन्यू का, वो 60 to 65% का है। मैं कहता हूँ कंपनी अगर मॉडरेटली 60 to 65% कह रही है, क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा मॉडरेट रिप्लाई करता है कॉन कॉल्स में, तो कंपनी अगर 60-65% खुद कह रही है तो डेफिनेटली इससे अच्छा ही करेगी। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर इससे अच्छा नहीं भी करेगी, आप 50% मान के चलो, तो ये जो रेवेन्यू उन्होंने 773 करोड़ का किया है, इसमें अगर 50% और ग्रोथ कंपनी करती है, तो रेवेन्यू 1000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, पहली बात। और काफी लोग इसमें ये डिबेट करेंगे कि अच्छा मार्जिन तो कम हो जाएंगे, तो कंपनी ने खुद बोला है मार्जिन जो है इनके लगभग 11 से 13% के बीच में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ नो, सो एज मेंशन दैट वी आर लुकिंग समवेयर बिटवीन 11 to 13% मार्जिन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी कभी भी हायर साइड गाइडेंस नहीं देती है, हमेशा लोअर साइड देती है। मैं कहता हूँ अगर 11% भी आप लेके चलोगे तो इट्स अ डिसेंट नंबर। ठीक है, प्लस 60% की वॉल्यूम ग्रोथ काफी बड़ी ग्रोथ है। और अगर आप इनकी पास्ट की ग्रोथ देखेंगे, इनकी एनुअल ग्रोथ देखेंगे, तो 167% इन्होंने 2022 में किया है, 174% की ग्रोथ इन्होंने 23 में करी है। और 60% अगर दोबारा ये कर लेते हैं तो दैट्स अ सॉलिड ग्रोथ किसी कंपनी के लिए, पहली बात। ठीक है, और 11% का मार्जिन नो डाउट कम हो जाएगा पहले से, बट नॉट बैड, 11% इज ऑल्सो वेरी गुड। तो नेट नेट कंपनी की ग्रोथ सॉलिड है। और ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या होंगे मैं आपको वो भी समझाया था, क्योंकि मैंने ये सारा कुछ पढ़ा है, तो मैं आपको नेट दो चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताया था उसके अंदर। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि एक तो ट्रैवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। आप सभी को पता है ट्रैवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रैवल हो रहा है, इंडिया के अंदर ट्रैवल बढ़ गया है, डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ गया है, इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ गया है। तो ट्रैवल बढ़ने की वजह से लोग लाउंज का यूज करते हैं, तो जब लाउंज यूज होगा तो डेफिनेटली उसमें फुटफॉल बढ़ेगा, तो लाउंज की डिमांड बढ़ेगी। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन है क्रेडिट कार्ड का यूजेज। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का यूजेज जो है इंडिया के अंदर ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। जब इनकम बढ़ती है तो बैंक में अकाउंट खोलता है, अकाउंट के साथ साथ इनकम वाले लोगों को कार्ड मिलता है। बैंक जबरदस्ती उनको सेल करता है, सर कार्ड ले लो, कार्ड ले लो। और जब कार्ड उनको सेल किया जाता है तो उनकी इनकम के हिसाब से उनको ये बेनिफिट्स वाले कार्ड दिए जाते हैं, कि उसमें लाउंज एक्सेस है, ये बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स है। तो लोग जब ये कार्ड्स ले लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो उनको यूज भी करते हैं, और जब वो एयरपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो जब उनको सर्विसेज मिल रही होती हैं तो वहां जाते भी हैं। अब वो बैंक को क्या फायदा है, कंपनी को क्या फायदा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। रीजन बिंग वो एक डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है। ठीक है, हमें उसमें नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ड्रीम फोक्स, हमारा पैसा इसमें लगा है, तो क्या ये पैसा बनाएगी? तो डेफिनेटली ये पैसा बनाएगी अगर क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ग्रो करेगा तो। और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस 19% CAGR से बढ़ रहा है, प्लस ट्रैवल बढ़ रहा है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। लास्ट ईयर जितना ट्रैवल हुआ था पिछले क्वार्टर में, लगभग आई थिंक कंपनी ने बताया 32 मिलियन लोगों ने लास्ट ईयर ट्रैवल किया था, और इस बार उससे ज्यादा लोगों ने ट्रैवल किया है, ऑलमोस्ट 38 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया है। ठीक है, और एक और पॉइंट ये है कि कंपनी रेलवे लाउंजेस के अंदर भी एंटर हो चुकी है। रेलवे लाउंज का भी बिजनेस है इनका, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है उसके अंदर। प्लस इंडिया में भी कुछ नए एयरपोर्ट बनेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट रही है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कहीं मेंशन किया हुआ है वो चीज भी। यहाँ मेंशन किया देखो, 140 एयरपोर्ट से 220 एयरपोर्ट बाय 2025। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट है, 98,000 करोड़ रुपीज उसमें खर्च किए जाएंगे। तो जब एयरपोर्ट बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स लाउंज एरियाज बढ़ेंगे।
तो नेट नेट कंपनी का बिजनेस काफी सॉलिड है। कंपनी ने पार्टनरशिप्स करी हैं एक दो और बड़ी कंपनीज के साथ में, जिसमें से एक कंपनी है प्लाजा प्रीमियम ग्रुप, इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, ठीक है। और ये कोलैबोरेशन इंक्लूड करता है 340 प्लाजा प्रीमियम लाउंजेस ओवर 70 मेजर इंटरनेशनल लोकेशंस। तो ये काफी बड़ा एक इनका कोलैबोरेशन है इस कंपनी के साथ। और इसके अंदर 240 एयरपोर्ट्स होंगे, 100 प्लस रेलवे होंगे, लाउंजेस होंगे। तो ये एक बड़ा इनका कोलैबोरेशन है। जो कंट्रीज में आपको बता रहा, देखो वो यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हो, ये वो सभी कंट्रीज हैं जहां पर इनका बिजनेस एक्सपैंड होगा। तो नेट नेट सॉलिड कंपनी है, सॉलिड बिजनेस है, ठीक है। तो ग्रोथ मुझे डेफिनेटली दिखती है इस बिजनेस के अंदर। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस में। सिर्फ और सिर्फ मार्जिन थोड़े से कम हुए, इसका मतलब ये नहीं कि मार्जिन आगे भी कम होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक डर है जो बनाया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में, और रिटेल इन्वेस्टर सेल करता जा रहा है। तो ये है ड्रीम फोक्स का चार्ट, और मैं आपको इसको 1 मिनट में लगा करके दिखाता हूँ, और आप 1 मिनट में खुद नोटिस करें कि ये किस तरीके का इसमें वॉल्यूम है और कौन बाय कर रहा है और कौन सेल कर रहा है, ठीक है। आप अगर इसमें आज का वॉल्यूम ट्रैक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखो, स्टॉक गिर रहा है, गिर रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है, और यहाँ पे देखो कितना हैवी वॉल्यूम है, देख रहे हो आप। ये प्रॉपर यहाँ पे एकदम बाइंग हुई है इस जोन से लेके इस जोन में। ये ग्रीन कैंडल्स आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको और लेफ्ट में ले जाकर दिखाता हूँ, देखो ये ग्रीन वॉल्यूम है सब। ये प्रॉपर एक बड़े बड़े वॉल्यूम है। तो देखो, जब रिटेल इन्वेस्टर इतना बाय नहीं करता, रिटेल इन्वेस्टर डर जाता है जब स्टॉक गिरता है। रिटेल इन्वेस्टर को क्लियरली पता होता है स्टॉक गिर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो वो न्यूज खुद ढूंढ लेता है, ठीक है, या वो स्टॉक को सेल करके निकल जाता है, ठीक है। तो ये बाय कौन कर रहा है? ये क्लियरली ऑपरेटर बाय कर रहा है, ठीक है। इतना बड़ा वॉल्यूम रिटेल थोड़ी बाय करता है। रिटेल छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे, रिटेल बाय करेगा तो डर के मारे। ये सब देखो, सेलिंग हो रही है और ये बाइंग हो रही है। कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय भी कर रहा है, और ये ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हो, मैं भी सामने आ रहे हैं आपके। और ऑपरेटर क्यों ये करेगा? क्लियरली कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, कोई भी इशू नहीं दिखता फंडामेंटल्स में। देखो आप, रिस्क तो हर कंपनी के साथ है, ठीक है। अगर मार्जिन गिरने की वजह से रिस्क है तो वो कोई रिस्क नहीं हुआ इसका मतलब। अगर कंपनी का बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, हाँ भाई लोग लाउंज यूज नहीं कर रहे हैं, या बैंक्स कह रहे हैं कि अब हम ये फैसिलिटी नहीं देंगे आगे, या फिर हम आगे से हमारे कस्टमर्स को किसी और पार्टनर के साथ। और एक चीज आपको बतानी चाहिए, ये लीडर है, ठीक है। सबसे ज्यादा बिजनेस इनके पास में है, इनकी लीडरशिप पोजीशन है मार्केट के अंदर। मोस्टली लाउंजेस इन्हीं के पास हैं। तो वो चीज आपको नोट करनी चाहिए क्लियरली। अब ये स्टॉक रुकेगा कहाँ? देखो मैं आपको बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा बिल्कुल भी। आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से ले, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। जितनी तेजी से ऊपर गई उतनी तेजी से देखो लोग इसे नीचे भी ले आए। अब अगर इसके अंदर कहीं सपोर्ट बनेगा तो वो ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिख रही है 480 का लेवल है, 485 के आसपास कहीं जाकर के ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है। क्योंकि रिजल्ट इतना भी खराब नहीं आया कि इसको भी तोड़ के निकल जाए, जहां तक ये मेरा अनुमान है। होने को तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है कि ये स्टॉक जीरो पे आ जाए। बट रिजल्ट में इतनी कोई खराबी नहीं है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स है, सॉरी ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है, और डिसेंट प्रॉफिट है। तो यहाँ कहीं पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। आई मीन यहाँ कहीं पे स्टॉक रुकेगा, और अगर आपको साइडवेज जाता हुआ दिखे तो आप वहां कहीं पे इसमें एवरेज करने के बारे में सोच सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद। और लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी कंपनी है। कंपनी ने खुद बताया 60% की ग्रोथ ये करेंगे, और जिस हिसाब से इनकी प्रीमियम प्लाजा के साथ में पार्टनरशिप हुई है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट नए एयरपोर्ट ओपन करेगी, लोगों की एक्सपेंस बढ़ रही है, प्लस बैंक जो है कार्ड इशू वगैरह कर रहे हैं काफी ज्यादा, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस बढ़ रहा है। तो उस सभी से ये सब टेलविंड बिजनेस है। आपको ये कंपनी एटलीस्ट आने वाले 5 सालों के लिए वॉच करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल कंपनी का अच्छा है और यूनिक है, डिफरेंट है। तो जो लोग यहाँ कहीं ऊपर के भाव में फंसे हैं उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है उनको 3 महीने 6 महीने और वेट करना पड़े, बट उनका भाव आ जाएगा। हो सकता है थोड़ा और टाइम लग जाए उसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ लॉस बुक करना चाहिए, उल्टा आपको यहाँ पे एवरेज आउट कर लेना चाहिए स्टॉक को, ठीक है। जो लोग फ्रेश पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं वो स्टैगर्ड वे में यहीं से बना सकते हैं, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में। जरूरी नहीं है कि स्टॉक यहाँ से नीचे आप उम्मीद लगाएं बॉटम फिश करेंगे, बॉटम मिले ही ना, यहाँ से स्टॉक वापस हो जाए। क्योंकि इसका अगर आप आरएसआई देखेंगे, आरएसआई एकदम ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, एकदम 22 पॉइंट्स के आसपास है ये। तो आरएसआई कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगा, हो सकता है थोड़ा और नीचे जाए, 20-19 पॉइंट तक कल और चला जाए, कल थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिले। 5% का गैप है इसके बीच में, आप देख सकते हैं। 40% गिरा है, यहाँ तक थोड़ा सा और गिरेगा तो 45% की गिरावट हो जाएगी, स्टॉक एकदम आधा हो जाएगा। तो यहाँ से ये आरएसआई कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगा, इसमें बाइंग आपको देखने को मिलेगी। बाइंग तो ऑफकोर्स हो ही रही है बीच बीच में कहीं ना कहीं। और यहाँ से अगर आपको स्टॉक मिलेगा तो इसमें अपसाइड आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 72% की है, जो इसका ऑल टाइम हाई है। और ऑल टाइम हाई आप मत देखो, आप ये देखो कि आपकी अगर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप स्मॉल कैप स्टॉक अगर खरीद सकते हो तो आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लो, एटलीस्ट आने वाले 2 सालों का व्यू लो, 3 सालों का व्यू लेके चलो आप। और तभी इसमें एंट्री लेना, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एंट्री मत लेना आप। हो सकता है स्टॉक साइडवेज हो जाए काफी टाइम के लिए, 3 महीने 6 महीने 1 साल इसमें साइडवेज निकाल दे। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तभी आप इसमें एंट्री लेना, क्योंकि कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। बट स्टिल ये स्टॉक मार्केट है, हो सकता है स्टॉक साइडवेज हो जाए या फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए और आप पैनिक करके इसको सेल कर दो। अगर आपकी पूरी कन्विक्शन बने तभी आप इसमें एंट्री लो।
थोड़ी सी आप अपनी रिसर्च और करो इस बिजनेस के बारे में, फिर आप इसमें कोई डिसीजन लो। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। ठीक है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैनिक ना करें। कोई भी आपका क्वेश्चन आप स्टॉक से रिलेटेड आप मुझे जरूर कमेंट में पूछे, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको और भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये स्टॉक्स मैंने डिटेल में डिस्कस करे हुए हैं, इनकी कॉन कॉल्स, इनके फंडामेंटल्स। अगर ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, आपकी वॉच लिस्ट में है, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखें, आपको एक अच्छा नॉलेज मिलेगा इन स्टॉक्स के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।